हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने डाइसैकेराइड्स पे बात की थी, जिसमें हमने देखा था सुक्रोज के बारे में। जब हमने ये देखा था कि दो यूनिट्स मिलकर के हमारी क्या बना रही थी, मोनोसैकेराइड्स की दो यूनिट मिलकर के हमारी डाइसैकेराइड्स बना रही थी। ठीक है, जिसमें हमने माल्टोज के बारे में बात किया था, उसके बाद हमने लैक्टोज के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने ये मेन जो हमने इसमें देखा था वो देखे थे हमने फंक्शंस ऑफ शुगर, यानी कि जो फूड में हमारे फंक्शंस हैं, शुगर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसमें हमने देखा था कि पहला फंक्शन वो खाने को मीठा करने के लिए यूज़ होते हैं। शुगर हमारी प्रिजर्वेटिव में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जैम, जेलीज, मुरब्बा, उसमें हम एज अ प्रिजर्वेटिव, चाशनी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था ब्राउनिंग में यूज़ करते हैं हम खाने को, मिलार रिएक्शन, और हमारी क्या थी दूसरी, कैरेमलाइजेशन में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने फर्मेंटेशन देखा था कि हमारे खाने में जो शुगर होती है उसमें फर्मेंटेशन भी होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के साथ हमने क्या देखा था, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट था अल्कोहल। ठीक है, हम जो हमारा ग्लूकोज है उसमें OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो वो अल्कोहल बनाने में भी यूज़ हमारा शुगर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बारले को क्या करते हैं, बारले से हम वाइन बनाते हैं। ठीक है, या फिर जो देसी शराब बनती है वो भी नीची अनाजों से बनती है, क्योंकि इसके शुगर जो है वो क्या फर्मेंटेशन हो सकता है उसका, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, शुगर, इसीलिए हम शुगर से इसके जो हमारे अनाज होते हैं इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उस शुगर को हम अल्कोहल में कन्वर्ट करके शराब भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस हमारे इसके थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में हमारा दो तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एक है हमारा होमोपॉलीसैकेराइड्स, एक है हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। जिसमें हमने पहले देखा था कि हमारे मोनोसैकेराइड्स थे और हमारे हेट्रोसैकेराइड्स थे, जिसमें हम देख रहे थे कि एक ही जैसे जब हमारे चेन में सेम मोनोसैकेराइड्स के अणु होंगे तो हम उसे क्या बोल रहे थे, हम उसे बोल रहे थे होमोसैकेराइड, जैसे कि ग्लूकोज ही और दूसरा भी ग्लूकोज ही। किस में होता है ये, माल्टोज में होता है ना। माल्टोज में दो यूनिट्स हमारी ग्लूकोज की होती है, तो ये क्या था, ये मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल था। इसके विपरीत एक था हमारा फ्रक्टोज और एक था हमारा ग्लूकोज, तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये सुक्रोज का एग्जाम्पल था। तो ये क्या था, ये हेट्रोसैकेराइड्स में आए थे। इसी तरीके से पॉलीसैकेराइड्स भी हमारे होते हैं, दो तरह के, मोनोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। जब एक ही तरीके के पूरी चेन में मोनोसैकेराइड्स सेम होते हैं, मतलब जो भी हमारी पूरी चेन है, मान लीजिए ये स्टार्च की चेन है, स्टार्च में लगभग 5000 तक ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के अणु 5000 तक पाए जाते हैं, यानी कि जो चेन में है उसमें 5000 ग्लूकोज के अणु लगे हुए होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक ही तरीके का मोनोसैकेराइड्स इसमें लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है, अगर हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स की हम बात करेंगे तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होगा, कुछ अणु ग्लूकोज के भी हो सकते हैं, कुछ अणु फ्रक्टोज के भी हो सकते हैं, कुछ अणु गैलेक्टोज के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही मोनोसैकेराइड्स हो, पूरी चेन में अलग अलग मोनोसैकेराइड्स चेन के अंदर हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज हमारा क्या है, रेफिनोज में हमारे 3 अणु पाए जाते हैं। ट्राइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल भी हम इसे बोल सकते हैं। ट्राइसैकेराइड, जैसे कि डाइसैकेराइड्स थे हमारे जिसमें 2 अणु पाए जा रहे थे, तो ये रेफिनोज में हमारे ट्राइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल भी बोलते हैं। इसमें 3 अणु पाए जाते हैं, इसमें एक ग्लूकोज का पाया जाता है, एक फ्रक्टोज का पाया जाता है, एक गैलेक्टोज का पाया जाता है। मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु पाए जाते हैं, तो वो हमारा रेफिनोज होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे मोनोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के बीच में डिफरेंस है। वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन चेन में एक तरह के मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे हमारा स्टार्च। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट, और इसमें क्या पाया जाता है, अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड्स यूनिट पाई जाती है, जैसे कि हमारा रेफिनोज हो गया। श्रृंखला में एक प्रकार के मोनोसैकेराइड, उदाहरण के लिए स्टार्च। श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड, उदाहरण के लिए रेफिनोज। ठीक है, इतना समझ में आया ना। जब कुछ भी नहीं है, मोनोसैकेराइड्स में क्या है, जो हमारी चेन है, ठीक है, जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिले हुए हैं, यानी कि जो लंबी चेन बना रहे हैं मोनोसैकेराइड्स, तो पूरी चेन में एक ही तरीके का मोनोसैकेराइड्स हो, मतलब कि अगर ग्लूकोज है पूरी चेन में तो पूरी चेन में ग्लूकोज हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे। जैसे हमारे स्टार्च में होता है, स्टार्च में पूरी चेन में सिर्फ ग्लूकोज यूनिट ही पाई जाती है। ठीक है, तो एक ही तरह का मोनोसैकेराइड्स पूरी चेन में पाया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा मोनोपॉलीसैकेराइड्स में आएगा। दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में क्या आएगा, इसमें हमारे
लंबी चेन में कुछ मोनोसैकेराइड्स के अलग अलग तरह के मोनोसैकेराइड्स इसमें पाए जाएंगे। ग्लूकोज पाया जा सकता है, फ्रक्टोज पाया जा सकता है और गैलेक्टोज पाया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हो गया। ठीक है, श्रृंखला में भिन्न भिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, रेफिनोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अगर हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, लेकिन हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब हमारे क्या है, इसमें रेफिनोज है। रेफिनोज में क्या होता है, इसमें ये हमारा एक तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है कि इसमें अलग अलग मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, चेन में, यानी कि एक तो ये 3 अणु पाए जाते हैं इसमें। रेफिनोज किसे बोलते हैं, जिसमें 3 अणु पाए जा रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के। एक अणु ग्लूकोज का पाया जा रहा है, एक फ्रक्टोज का और एक हमारा गैलेक्टोज का। तो उसका नाम क्या है, रेफिनोज है, ये यहाँ आएगा। ठीक है, उसका नाम क्या है, रेफिनोज है। ठीक है, तो हमारा क्या है, रेफिनोज जैसे सुक्रोज में क्या पाया जाता है, एक अणु फ्रक्टोज का पाया जाता है और एक अणु ग्लूकोज का पाया जाता है, जो हमने डाइसैकेराइड्स में पढ़ा था। इसी तरीके से रेफिनोज में क्या पाया जाता है, इसमें 3 अणु पाए जाते हैं, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का और एक अणु गैलेक्टोज का। ठीक है, 1 molecules of glucose, 1 molecules of fructose and 1 molecules of the गैलेक्टोज। एक अणु हमारा ग्लूकोज का, उसके साथ जुड़ा है दूसरा अणु हमारा फ्रक्टोज का और एक अणु हमारा गैलेक्टोज का। तो ये 3 अणु वाले चेन को हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा रेफिनोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज का एक अणु, फ्रक्टोज का एक अणु और गैलेक्टोज का एक अणु। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड पास टू लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी एक क्वालिटी क्या होती है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, बॉडी में हमारा जो ये है रेफिनोज है, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके चलते ये क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि हमारी बड़ी आंत है, उसमें सीधा सीधा बिना ही अनडाइजेस्टेबल ही चला जाता है, अनडाइजेस्टेड ही चला जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है बीटरूट और कॉटन सीड मिल्क। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, बीटरूट में ये पाया जा सकता है, कॉटन सीड मिल्क में ये पाया जा सकता है। ठीक है, रेफिनोज हमारा। फिर है स्टार्चियोज, दूसरा पॉलीसैकेराइड्स है ये। इसमें भी क्या है, इसमें ये हमारा 4 यूनिट्स का पाया जाता है। कितने यूनिट्स का पाया जाता है, ये हमारे 4 यूनिट्स का पाया जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, एक अणु इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का होता है, एक फ्रक्टोज का। तो ये जो 2 अणु हैं, ये इसमें किसके पाए जाते हैं, गैलेक्टोज के पाए जाते हैं। ठीक है, स्टार्चियोज में क्या किसके पाए जाते हैं, गैलेक्टोज के 2 अणु पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा ग्लूकोज का एक अणु, फ्रक्टोज का एक अणु और गैलेक्टोज के 2 अणु इसमें पाए जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्चियोज बोलते हैं। तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी हमारे पॉलीसैकेराइड्स का ही एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, ये भी हमारे क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड्स है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो हमारा है स्टार्च। स्टार्च में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता ही है। ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में हम क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। मैक्सिमम डाइट हमारी किससे मिलती है, हमें स्टार्च से मिलती है। जैसे कि आप देखोगे तो जो हम अनाज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, उसमें ज़्यादा पोर्शन किसका होता है, स्टार्च का होता है। ठीक है, तो बल्कि हम इंडियंस तो ज़्यादातर स्टार्च बेस्ड डाइट ही लेते हैं। हमारे खाने में सबसे ज़्यादा थोक के मात्रा में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, तो इसी में हम अगर देखें तो स्टार्च क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज की यूनिट है, यानी कि बहुत लंबी ग्लूकोज की यूनिट होती है। इसमें लगभग 4000 से 15000 तक ग्लूकोज पाए जाते हैं। ठीक है, 4000 से कितने हज़ार तक, 15000 तक हमारे क्या पाए जा रहे हैं, ग्लूकोज पाए जाते हैं। फिर है हमारा, जैसे कि हमारे सीरियल्स एंड मिलेट्स, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज हमारा जो स्टार्च है वो किस में पाया जाता है, सीरियल और मिलेट्स में पाया जाता है। 65 to 80% तक सीरियल और मिलेट्स में स्टार्च वाला पोर्शन पाया जाता है। इसके बाद है हमारा रूट एंड ट्यूबर्स में 19 से हमारा 35% तक हमारा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, रूट्स एंड इसमें क्या पाया जाता है, हमारे रूट्स एंड ट्यूबर्स, जो हमारी जड़ें होती हैं, ट्यूबर्स जो हमारे तने वाली जड़ें होती हैं, इन सब में हमारा क्या पाया जाता है, 19 to 35% तक हमारा क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, एक तो स्टार्च जो होता है वाइट होता है। वाइट से आपने देखा होगा, जब हम चावल का वाटर पानी निकालते हैं तो कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा लिक्विड हो जाता है। ठीक है, क्या कैसा हो जाता है, वो थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ठीक है, थोड़ा वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टार्च। वो एक तरह से स्टार्च ही है। ठीक है, तो वाइट होता है ये,
ठीक है। टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इसका कुछ खास टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लूकोज हमारा मीठा टेस्ट का होता है, लेकिन जब ग्लूकोज की बहुत लंबी सी यूनिट बन जाती है तो वो एक तरह से इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने लगती है कि उसकी जो टेस्टनेस है वो कम हो जाती है। ठीक है, वो फिर इतना मीठा आपको नहीं लगता है। इसलिए हम आलू खाएंगे, चावल खाएंगे, गेहूँ खाएंगे तो वो मीठे नहीं होते, उनका कुछ खास टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, एक ठंडे पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, घुलता नहीं है। कौन? हमारा स्टार्च। ठीक है, स्टार्च में क्या है, आपका क्या क्या बात की हमने स्टार्च में, एक तो ये 4000 से लेकर के 15000 तक की यूनिट स्टार्च की पाई जाती है, ग्लूकोज की पाई जाती है एक स्टार्च में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होगा, अगर उसमें 4000 ग्लूकोज की यूनिट पाई जा रही है तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और इसीलिए हम इसमें से जब हमने बात की थी ग्लूकोज की, तो हम ग्लूकोज के जो हम इंडस्ट्रियल पर्पस से ग्लूकोज यूज़ कर रहे थे, यानी कि जो आप हॉस्पिटल में जो ग्लूकोज यूज़ किया जाता है या फिर हम ग्लूकोन डी वगैरह जो पीते हैं वो हम किससे बनाते हैं, वो स्टार्च से ही निकालते हैं। क्योंकि एक स्टार्च से के मॉलिक्यूल से हमें 4000 तक मॉलिक्यूल्स किसके मिल सकते हैं, ग्लूकोज के मिल सकते हैं, बल्कि 15000 तक मॉलिक्यूल्स हमारे पास ग्लूकोज से मिल सकते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जब हम ग्लूकोज यूज़ बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्टार्च से निकालते हैं उसे। ठीक है, स्टार्च को जब हम एसिड से हम उसको तोड़ते हैं तो वो किस में टूट जाता है, डी ग्लूकोज में टूट जाता है, डेक्स्ट्रीन में ना। कौन से ग्लूकोज में टूटता है, हमने ये पहले भी क्लास में बात की थी, जब हमने डाइसैकेराइड्स पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था जो हमारा ग्लूकोज था। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का जो ये है हमारा डेक्सट्रोज। ठीक है, ग्लूकोज का जो हमारा डेक्सट्रोज वाला ग्लूकोज डी था वो हमारा किससे बन रहा था, वो हमारा डाइल्यूट HCl से बन रहा था। यानी कि जो हमारा एसिड था, एसिड क्या बना रहा था, आपको ग्लूकोज को आपके स्टार्च को तोड़ रहा था, किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, तो HCl का काम क्या था उसमें, जब हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी किसकी यूनिट है, हमारे पास एक जो हमारा स्टार्च है उसकी यूनिट है, स्टार्च की यूनिट को हम जब एसिड से ट्रीट कर रहे थे तो एसिड से ट्रीट करने के बाद वो किस में टूट रहा था, हमारा ग्लूकोज डी में टूट रहा था, यानी कि डेक्सट्रोज वाले ग्लूकोज में वो टूट रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टार्च है। स्टार्च को अगर हम एसिड से ट्रीट करेंगे तो डी ग्लूकोज में वो टूट जाएगा। अब स्टार्च को, इसके अलावा जब हम स्टार्च खाते हैं हमारे मुंह में जो हमारी सलाइवरी एमाइलेज होता है या हमारा जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो उसे माल्टोज में तो कन्वर्ट कर देता है। ये हमने जब वो पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तब भी हमने ये देखा था, जिसमें क्या था, हमारा जो कुक्ड स्टार्च है, जो पका हुआ कच्चे स्टार्च पे हमारा जो एंजाइम्स है वो एक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पके हुए स्टार्च पे ही हमारा एंजाइम्स जो है उसे एक्ट करके तोड़ सकते हैं। यानी कि हम कच्चा आलू खाएंगे तो वो हम उसको तोड़ने में हमारा जो एमाइलेज है, जो एंजाइम है, वो इतने अच्छे से नहीं तोड़ पाएगा जो कि कुक्ड स्टार्च को वो अच्छे से तोड़ पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जो कुक्ड स्टार्च है उस पर हमारा कौन रिएक्ट कर रहा था, पैनक्रियाटिक एमाइलेज या फिर हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज, जो हमारे ये तो किस में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है हमारे। ये हमने जो न्यूट्रिशन वाला जो सेकंड यूनिट है उसमें हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, उसमें हमने ये देखा था जो हमारा स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च को जब हम मुंह में खाते हैं तो मुंह में हमारे कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डेक्स्ट्रीन में और माल्टोज में। ठीक है, इसी तरीके से पैनक्रियाटिक एमाइलेज पाया जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, पेनक्रियास से निकल के कहाँ जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ जाके वो भी डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में उसको कन्वर्ट कर देता है, जिसमें से जो हमारा डेक्स्ट्रीन है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है, स्टार्च का मतलब कि मान लीजिए ये हमारी स्टार्च की यूनिट है। ठीक है, ये हमारी ग्लूकोज की बहुत लंबी यूनिट है, और ये क्या है, ये सारी यूनिट हमारी क्या मिलके बना रही है, स्टार्च मिलके बना रही है, यानी कि 4000 से लेकर 15000 तक ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर आया हमारा सलाइवरी एमाइलेज यानी कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जब हमने मुंह में स्टार्च को खाया तो हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज है हमारे खाने के साथ यानी कि स्टार्च के साथ मिक्स हुआ, उसने क्या किया, उसे बीच बीच में उसको तोड़ दिया, किसको, हमारी जो स्टार्च की जो लंबी चेन है उसको छोटी छोटी चेनों में उसने तोड़ दिया, किसने, हमारे एमाइलेज एंजाइम ने। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज हम उसको बोलेंगे। तो जो हमारी लंबी सी चेन है स्टार्च की उसको छोटी छोटी चेन्स में उसने डिवाइड कर दिया, जिसमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना हमारा डेक्स्ट्रीन, और डेक्स्ट्रीन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, अपने
तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने अपने स्टार्च में ये देखा कि हमारा, और एक स्टार्च जो है इसमें इसके फॉर्मूले में क्या होगा, हमारा फॉर्मूले में होगा C6H12, वो 6 का फॉर्मूला है, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आप 5000 तो हम लिख नहीं सकते ना, तो हमने उसे किससे इंडिकेट कर दिया है, N से कर दिया है। यानी कि यहाँ पे N को अगर हम 5000 मान ले तो यहाँ पे 5000 हमारी किसकी ग्लूकोज की चेन हो गई, हमारी ग्लूकोज की चेन हो गई, ठीक है। यानी कि N बराबर 5000, तो वो किस तरीके से इंडिकेट होगा, अब आपको पता ही है, जब 2 ग्लूकोज की यूनिट मिलती है तो एक क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, सबको पता है। तो अब इसमें क्या होगा, हमारा जब हमारी 2 ग्लूकोज की यूनिट मिली हैं तो हमारा क्या होगा, उसमें से वाटर रिलीज होता जाएगा, और एक ये जो एक यूनिट हो गई है हमारी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H10O5, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या निकल जाएगा, एक वाटर इसमें से निकल जाएगा। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5, क्योंकि आपस में जब ये जोड़ रहे हैं तो इसमें से वाटर की एक यूनिट जो है वो रिलीज हो जा रही है, जो हमने डाइसैकेराइड्स में भी देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला हो जाएगा। डाइसैकेराइड में हम कैलकुलेट कर सकते थे कि हमारा फार्मूला क्या हो रहा था, C12H22O11 हो रहा था डाइसैकेराइड्स में, क्योंकि वहाँ पे हमारी सिर्फ 2 ही यूनिट थी। लेकिन इसमें हमें कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें हजारों में यूनिट है, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये देख लिया है कि हमारा एक जो ये वाला जो एक यूनिट बनी है ग्लूकोज की, उसमें से हमारा एक H2O निकल गया है, यानी कि यहाँ क्या हो गया है, 10 हो गए हैं, और यहाँ पे O5 हो गया है। तो एक यूनिट हमारी ये हो गई इस फॉर्मूले की, ठीक है, एक यूनिट हमारी इस फॉर्मूले की हो गई है, एक यूनिट हमारी इस फॉर्मूले की ये हो गई। इस तरीके से हमारी हजारों यूनिट जो है वो जुड़ जाएंगे स्टार्च को बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें से एक हमारा क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें, हम मान लीजिए 5000 यूनिट हमारी ग्लूकोज की बन रही है, ठीक है, 5000 हमारी यूनिट ग्लूकोज की बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया इंटू 5000, ठीक है, और यहाँ पे N 5000H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा 5000H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो इसे पॉसिबल नहीं है दिखाना ऑन पेपर, इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा। जब हम C6H12O6 हमारे पास फॉर्मूला है किसका, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का जब हम एक यूनिट के साथ हमने बहुत सारी यूनिट हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें से एक तो H2 निकलेगा और साथ ही साथ O भी निकल जाएगा, ठीक है। H2O यानी कि वाटर की एक यूनिट निकल जाती है, तो जिसके चलते अगर 5000 हमने मान लीजिए 5000 हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट है, तो यहाँ पे कितनी हमारे पास आएंगी, 5000 यूनिट आ जाएंगे, जिसमें से हमारा वाटर निकल चुका है। अब जो हमारा इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, साथ ही साथ हमारा H2O की भी 5000 यूनिट हमारी इसमें निकल जाएंगी, यानी कि 5000 वाटर की यूनिट भी इसमें से निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्च का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब स्टार्च में हमने क्या देखा, स्टार्च बड़ी संख्या ग्लूकोज की बनाता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च कैसे बनता है, बड़ी संख्या ग्लूकोज की बनाता है। इसमें 4000 से लेकर 15000 तक यूनिट होती हैं। अनाज और बाजरा में ये 65 to 85% पाया जाता है। जड़ और कंद में 19 to 35% पाया जाता है, ठीक है। सफ़ेद बेस्वाद होते हैं, ठंडे पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टार्च है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके किस में टूटता है, वो हमारा टूटता है डी ग्लूकोज में, ठीक है। डेक्सट्रोज ग्लूकोज में बात की थी ना हमने, उसमें ये टूटता है। पका हुआ स्टार्च पे अग्नाशय और लार का जो एमाइलेज है, ये थोड़ा ऊपर हो गया है, एमाइलेज जो है उस पर एक्ट करके उसमें डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये वही वाले का हिंदी है। अब स्टार्च में हमारे पास 2 तरह की चेन्स पाई जाती हैं, ठीक है। एक एमाइलोज चेन पाई जाती है, एक एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे इसमें क्या पाया जाता है स्टार्च के अंदर। अगर हम स्टार्च को तोड़ेंगे तो किस किस में टूट जाएगा, वो सबसे पहले एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में ही वो टूटता है, ठीक है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन 2 तरीके के ग्लूकोज की चेन से मिलकर के हमारा क्या बनता है, हमारा स्टार्च बनता है। तो एमाइलोज हर स्टार्च में लगभग एमाइलोज 20 to 30% होता है, 70 to 80% उसमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाएगा, दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। स्टार्च में किसी भी चीज़ का स्टार्च है उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों पाए जाते हैं। बस वेरी क्या करता है, इसकी परसेंटेज वेरी करती है, किसी में एमाइलोज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, किसी में एमाइलोपेक्टिन थोड़ा कम हो जाता है। तो नॉर्मल केस में 20 to 30% एमाइलोज पाया जाता है हर फूड आइटम में, और 70 to 80% हमारा क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए 100% अगर स्टार्च हमारा
100 ग्राम पाया जा रहा है किसी में, ठीक है, अगर स्टार्च हमारा 100 ग्राम पाया जा रहा है तो उसमें से 30 ग्राम जो है 100 ग्राम में जो 30 ग्राम होगा वो एमाइलोज पाया जाएगा, और जो बाकी का 70 ग्राम है वो एमाइलोपेक्टिन पाया जाएगा। लगभग ये रेशियो इसमें कैरी करता है, यानी कि 20 से 30% एमाइलोज पाया जाता है और 70 से 80% एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे स्टार्च को बनाते हैं। तो स्टार्च में दो तरह की चेन्स पाई जाती हैं, एक है एमाइलोज होता है अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। इसकी जो ये जो है हमारी अनब्रांच चेन है। अनब्रांच चेन का मतलब क्या है, सीधी चेन, बिल्कुल ये सारे एक सीरीज में एक सीधे 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 हमारे ग्लूकोज जो है इसमें जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज है। इसमें लिंक हमारा 1,4 लिंकेज बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। लिंकेज बॉन्ड अभी बताऊंगी क्या होते हैं। 500 से 5000 ग्लूकोज लिंकेज लगभग इसमें पाए जाते हैं एमाइलोज वाले में, ठीक है। इसमें आपके ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ब्लू कलर एंड आयोडीन, जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, इसमें ये सब टेस्ट होते हैं जब हम, अगर हमें चेक करना है कि हमारे खाने में जो हम स्टार्च खा रहे हैं उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है, तो हम जब उसको आयोडीन के साथ हम उसको रिएक्ट कराएंगे तो वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें एमाइलोज भी है। तो केमिकल टेस्ट जो करते हैं लेबोरेटरी में उनको पता होगा आयोडीन टेस्ट के साथ ये ब्लू कलर या ब्लैक कलर भी देता है। हार्ड टू डिजोल्व बाय वाटर एंड डिले डाइजेशन, ये जो है हमारा पानी में आसानी से डिजोल्व नहीं होता है और डाइजेशन को क्या करता है, डिले करता है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट वाले होते हैं उनको ज़्यादा ऐसे फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो जिनमें एमाइलोज वाला ज़्यादा पाया जाता है, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट ना हो और डाइजेशन जो है डिले हो जाए। और डाइजेशन डिले होगा तो जो उनकी किसकी डिमांड है, इंसुलिन की डिमांड है, वो कम रहेगी, ठीक है। फिर एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, 70 से 80% एमाइलोपेक्टिन लगभग फूड आइटम में पाया जाता है स्टार्च के अंदर। इसमें ब्रांच चेन ग्लूकोज की होती है, मतलब कि ये ग्लूकोज एक ग्लूकोज यहाँ से जुड़ा होगा, एक यहाँ से जुड़ा होगा, इधर से जुड़ा होगा, कहीं इधर से जुड़ा होगा, तो ये ब्रांच चेन ग्लूकोज की पाई जाती है। इसमें लगभग 50,000 से 5 लाख तक ग्लूकोज यूनिट भी इसमें मिल सकती है। इसमें 1,4 लिंकेजेस और 1,6 लिंकेजेस दोनों पाए जाते हैं। ये क्या है, ये हमारे लिंक है बॉन्ड्स के, ठीक है, अभी बताऊंगी। और इसमें जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये पर्पल टेस्ट देता है, ठीक है। ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है और ये आसानी से फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपको जल्दी से एनर्जी चाहिए तो आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा मात्रा में हो, क्योंकि वो फटाफट पानी के साथ क्या करेगा, सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा और जल्दी से आपको क्या देगा, एनर्जी देगा, ठीक है। तो हमारा समझ में आ गया है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है। स्टार्च के अंदर दो तरह की चेन्स पाई जाती है और सभी में पाई जाती हैं, ठीक है। सभी ऐसा कोई स्टार्च नहीं होगा जिसमें सिर्फ एक ही पाई जाएगी, दोनों ही पाई जाती हैं, एमाइलोज भी और एमाइलोपेक्टिन भी। बस इनके रेशियो में अंतर पाया जाता है, किसी में एमाइलोज ज़्यादा है और किसी में एमाइलोपेक्टिन ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है एमाइलेज में ग्लूकोज की अशाखित श्रृंखला पाई जाती है। लिंकेज इसमें 1,4 लिंकेज पाया जाता है और इसमें 500 से 5,000 तक की ग्लूकोज लिंकेज पाया जाता है। आयोडीन परीक्षण के साथ नीला रंग देता है, यह पानी में घुलना मुश्किल होता है एमाइलोज का, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ग्लूकोज की जो शाखित श्रृंखला होती है 50,000 से 5 लाख तक ग्लूकोज यूनिट इसमें पाए जाते हैं। इसमें 1,4 लिंकेजेस और 1,6 लिंकेजेस दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। 1,5 लिंकेजेस और 1,4 लिंकेजेस दोनों पाया जाता है। और ये आयोडीन परीक्षण जब हम इसमें करते हैं तो ये पर्पल यानी कि बैंगनी कलर देता है, ठीक है। अब अगर इसमें आप देखोगे जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एमाइलेज है, ठीक है, क्योंकि ये लंबी चेन में है, ठीक है। तो एमाइलेज है, तो अब इसका 1,4 लिंकेजेस का मतलब क्या है, 1,4 लिंकेजेस इन दोनों के बीच में जहाँ से बॉन्ड जुड़ रहा है, तो ये क्या होगा, देखो ये 1 है और यहाँ पे से 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 1,4 लिंकेजेस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कैसे, 1,4 लिंकेजेस से ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट होता है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4th होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका 1 यहाँ होगा, इसका 4th यहाँ होगा, ठीक है। तो जब आप इसको काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे आप इसको, काउंट हम करते हैं 0 से, ठीक है। हम इसको किससे काउंट करते हैं, 0 से काउंट करते हैं। तो 1 हम इसको ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरी कार्बन है, तीसरी कार्बन है, चौथी कार्बन है, ठीक है। फिर 5th कार्बन है, ऐसे तो काउंट करते हैं ना, क्योंकि
और यहाँ से आप देखोगे तो इसी तरीके से यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो आप देखोगे ये 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं 1,4 लिंकेजेस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो 1,4 लिंकेजेस का मतलब क्या है, हम इसे ओ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब यहाँ देखोगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 के बीच में आ रहा है। तो लिंकेज क्या होगा, लिंकेज होगा हमारा 1,4 लिंकेजेस होगा, ठीक है। इसका 4 आएगा इधर, ठीक है। तो 1,4 लिंकेजेस हमारा इसमें होता है। समझ में आ गया कैसे है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 और 4, ठीक है। तो एक साइड से 1 से स्टार्ट होगा, एक साइड से हमारा 4 से स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो ये 4th नंबर से, ये 1st नंबर से। इस तरीके से 1 2 3 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से होगा। तो ये 1,4 लिंकेजेस हमें इस तरीके से हम इसे बोलते हैं कि कार्बन की 1st यूनिट और इधर से 4th यूनिट के बीच में बॉन्ड हमारा बन रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं 1,4 लिंकेजेस। अब 1,6 लिंकेजेस क्या है, अब ये देखोगा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन हमारे सीधे सीधे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ ब्रांच में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रांच में भी जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ से अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये 1,4 लिंकेजेस तो बना ही रहा है, जैसे एमाइलोज बना रहा है हमारा, ठीक है। जो हमारा एमाइलोज में हमारा 1,4 लिंकेजेस बना रहा था ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी बना रहा है 1,4 लिंकेजेस, साथ ही साथ ये 1,6 लिंकेजेस भी बना रहा है। तो जब आप इसको काउंट करोगे तो यहाँ से तो वो 1 से ही जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ से कहाँ जुड़ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1,6 लिंकेजेस भी बना रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रांच में ऊपर नीचे भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना रहा है 1,6 लिंकेजेस भी बना रहा है, और साथ ही साथ 1,4 लिंकेजेस भी ये बना रहा है हमारा एमाइलोपेक्टिन। अब ये है हमारा एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। क्या है हमारा एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन। ये देखिए ये एमाइलोपेक्टिन है, जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये इजीली सॉल्युबल भी होता है, क्योंकि इसमें वाटर को घुसने की बहुत सारी जगह होती है। इसमें वाटर यहाँ से भी इसको तोड़ सकता है, यहाँ से भी तोड़ सकता है, यहाँ से भी तोड़ सकता है, कई जगह से वाटर इसको तोड़ सकता है। इसीलिए क्या है एमाइलोपेक्टिन है, इसीलिए एमाइलोपेक्टिन है, और इजली क्या है सॉल्युबल भी है, ठीक है, क्योंकि इसे तोड़ने के लिए इसके पास बहुत सारी जगह है तोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए आसानी से ये डिज़ोल्व हो जाता है किसमें, वाटर में, ठीक है। इसीलिए हमारा एमाइलोपेक्टिन अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन एमाइलोज में क्या है, एमाइलोज में आप देखोगे तो एमाइलोज एक चेन में है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना एमाइलोज हमारा लंबी एक श्रृंखला में है। तो इसमें क्या है, इसमें टूटने के लिए ज़्यादा जगह ही नहीं है, सिर्फ क्या है एक एक बॉन्ड वाली एक एक जगह से हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से तोड़ सकते हैं इसको, एक एक ही जगह से तोड़ सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ से टूटेगा ये। लेकिन एमाइलोपेक्टिन यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हमें जगह मिल जाएगी, जितने भी इसमें जुड़ते जाएंगे वहाँ से वो टूट सकता है। लेकिन इसमें क्या है, हमारा एमाइलोज में सिर्फ यहाँ से टूट पाएगा ये। तो जितनी भी लंबी चेन है इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी जगह मिलेंगी, सिर्फ ये जहाँ से वो जुड़ा हुआ है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन जितनी जगह से जुड़ा हुआ है हम उसे उतनी जगह से तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं। तो इसके चलते एंजाइम्स और जो वाटर है उसमें जल्दी से रिएक्ट करेगा, और वो क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा हमारा स्टार्च। देखो इस तरीके से ग्रेन्यूल्स यानी कि दानेदार रूप में हमारा स्टार्च पाया जाता है। दिख रहा है ना छोटे छोटे, ये हमारे ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्च इस रूप में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया है स्टार्च के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल प्रॉपर्टी। हमारे स्टार्च की बहुत सारी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टार्च में हमने क्या पढ़ा, स्टार्च में हमने पढ़ा एक तो ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके बनता है, ठीक है। एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। सबसे पहले हमने देखा कि बहुत बड़ी ग्लूकोज की जो लंबी चेन जो हमारे अनाजों में, दाल में, चावल में, सब में ये स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो लंबी चेन में पाया जाता है। अनाज और बाजरा में 65 to 85% तक होता है, और 19 to 35% ये कंद में होता है। बेस्वाद होता है, ठंडे पानी में घुलनशील होता है, आसानी से इतना अच्छे से घुल नहीं पाता, गर्म पानी में घुल जाता है, ठीक है। स्टार्च को हम एसिड के साथ जब उसे तोड़ते हैं तो डी ग्लूकोज भी बन सकता
सकता है उससे, जो हम इंडस्ट्रियल पर्पस में जो हम मार्केट में जाते हैं, जब डॉक्टर हमें ग्लूकोज चढ़ाता है तो यही वाला ग्लूकोज चढ़ाता है, ठीक है। वो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस के थ्रू या फिर एसिड से जो हाइड्रोलिसिस हुआ इसके थ्रू डी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। पका हुआ स्टार्च में हमारा अग्नाशय यानी कि जो हमारा पेनक्रियाज है और जो हमारा सलाइवा है उसका एमाइलेज उसे डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर सकता है और उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है, जो हमारे मुंह में होता है। डेक्स्ट्रिन जो है टेस्ट में मीठा होता है, इसीलिए जो हम रोटी खाते हैं उसे हम जब चबाते हैं, उसे च्यू करते हैं, तो वो क्या होती है, वो उसमें डेक्स्ट्रिन में जब वो कन्वर्ट होती है तो हमें मीठी लगने लगती है, उसमें उसका टेस्ट क्या होने लगता है, स्वीट होने लगता है, क्योंकि डेक्स्ट्रिन का स्वीट टेस्ट क्या होता है, हमारा स्वीट होता है। दो तरह के अमाइलेज चेन पाई जाती है स्टार्च में, एक अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज लगभग 20-30% पाया जाता है, अमाइलोपेक्टिन मतलब 70-80% पाया जाता है। अमाइलोज जो है वो लंबी स्ट्रेट चेन होती है, अमाइलोपेक्टिन हमारी ब्रांच चेन होती है, ठीक है। लिंकेज इसमें 1,4 लिंकेज पाया जाएगा, इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों पाए जाएंगे। ब्लू कलर देता है आयोडीन टेस्ट में, और ये डिजोल्व होने में आसानी से नहीं होता है अमाइलोज, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो आसानी से डिजोल्व हो जाता है। रीज़न मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। अब इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हमारा जितना भी स्टार्च है, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी है ये एग्जाम में खूब आती हैं, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे।